ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आज के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णयों से हम सभी को अवगत करवाया और आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे अहम निर्णय लिए गए जिससे एक तरह से कहें कि आने वाले समय में विकास के स्तर पर और नीतिगत स्तर पर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज जो एक विकास योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत योजना से इसको समझा जा रहा है। दूसरा जिस निर्णय पर काफी आज चर्चा हो रही है वो एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति से संबंधित जो सिफारिशें थी उनको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, तो ये भी एक अहम निर्णय रहा। इसके अतिरिक्त भी किसानों से संबंधित तमाम और निर्णय आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए। इन अहम निर्णयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश का और हमारे साथ कार्यक्रम में राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों विशेषज्ञों का। धन्यवाद। अशोक जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैं करूंगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उच्च स्तरीय समिति एक राष्ट्र और एक चुनाव से संबंधित, इस समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है नीतिगत स्तर पर भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से। अगर हम कहें तो इस निर्णय पर सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी, उसके बाद हम चर्चा को आगे जारी रखते हैं। देश में जो स्वतंत्रता के बाद पहले 4 चुनाव हुए थे वो लोकसभा के और राज्यों की विधानसभा के इकट्ठे ही हुए थे। तो अगर हम देखें तो पहले 3 दशकों तक तो या 2 से ज्यादा दशकों तक तो इस देश में एक देश एक चुनाव होता रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कि राजनीतिक परिस्थितियां बदली और कई विधानसभा भंग हुई और लोकसभा भी भंग हुई, तो चुनाव अलग अलग समय होने लगे। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि कभी कभी तो एक साल में 2-2 बार चुनाव हो रहे हैं। तो इससे जो एक अजीब परिस्थिति पैदा हो रही थी, जिससे लोग भी परेशान थे, खर्चा बढ़ रहा था, सुरक्षा बलों की समस्या आ रही थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक तरह से ऐसी पहल की कि क्यों ना हम अपने देश में एक ही समय सब चुनाव करवाएं। और उस समय बहुत लोगों को लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार उस बात पर खड़े रहे और वो बात को दोहराते रहे। और उन्होंने फिर इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जिसकी सिफारिशें आ गई हैं और आज मंत्रिमंडल ने उन सिफारिशों को स्वीकृति दी है। और अगर हम बात करें तो इस 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री ने इसी बात पर जोर दिया था कि हमारे देश में एक समय पर एक ही जगह चुनाव होने चाहिए। और कल गृह मंत्री ने भी नई सरकार के 100 दिन की उपलब्धि के समय भी कहा था कि ये संभव है और हम इसको करके दिखाएंगे और उसके लिए अगर आवश्यक हुआ तो हम संविधान में भी संशोधन करेंगे। तो ये जो एक तरह से इस सरकार की बहुत बड़ी पहल थी, जिस पर उनका एक कमिटमेंट था, आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है और उसकी व्याख्या डिटेल में आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की थी। तो उसके बारे में उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनेगी और इसमें पूरे देश में विस्तार से चर्चा होगी, बुद्धिजीवी वर्ग में होगी, पत्रकारों में होगी, राजनीतिक दलों में होगी और इस पर एक मत बनाने का प्रयास करेंगे। और सरकार चाहेगी कि इस जो इतना बड़ा एक निर्णय लिया गया है इसमें हम आगे बढ़ें। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विपक्ष को लग रहा था कि ये सरकार तो सिर्फ ये बात कहने के लिए कर रही है और ये कोई इसको लागू करेगी ऐसी संभावना नहीं थी। इसलिए आज भी विपक्ष के नेताओं ने, खड़गे जी ने और सबने कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन सीधा सीधा वो ये नहीं कह रहे कि उनको क्या इस देश में एक चुनाव चाहिए कि नहीं। केजी सुरेश जी, आपसे भी हम यही सवाल पूछना चाहेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र में इस चुनावी पद्धति का क्या महत्व है, और जबकि अब जो इस संबंध में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता की समिति की सिफारिशों को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है, तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं तो समझता हूं कि कमल जी ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और वो ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि मैं स्वयं प्रशासन का हिस्सा रह चुका हूं और मैंने स्वयं देखा है कि किस तरीके से जो है जब लगातार एक के बाद एक चुनाव आते हैं, जैसे कि अब मैं भोपाल में हूं तो 2 बार एक तो प्रदेश का चुनाव आया और कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो लगभग 6-7 महीने के लिए तो सारा विकास कार्य ठप पड़ गया। सड़कें बन रही थी, वो बंद हो गया। कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जा रहा था, नीतिगत निर्णय। तो ये पूरा एक जनता, एक लोकतंत्र में एक कंटिन्यूटी की जरूरत है। मुझे तो लगा कि ये तो एक अस्थिरता पैदा करती है और इसके लिए ये आवश्यक है कि एक समय में चुनाव हो। और अब हमारा लोकतंत्र काफी सशक्त भी हो चुका है। एक विकास जो है एक विषय बन गया है आज चुनाव में अन्य विषयों के तुलना में। तो ऐसे में एक परिपक्वता हमारे जो मतदाता है उनके अंदर भी आ गया है। हमारे जो जो राजनीतिक दल है उनके भी अब जैसे जो बॉन्ड का जो सिस्टम आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिसके चलते पारदर्शिता आ गई है चुनाव के खर्चे में। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इसमें पारदर्शिता लाई है पूरा चुनाव प्रक्रिया में। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं कि इससे उपयुक्त कोई समय नहीं हो सकता था और ये मुझे खुशी है कि सरकार ने ये व्यापक चर्चा देश भर में करने का निर्णय लिया है। सरकार ने जो निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर विचार विमर्श करें और अगर इसको इम्प्लीमेंट भी करें तो शुरुआत में ये तय किया गया है कि ये 2 फेज में होगा। एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होगा और दूसरे फेज में जो है जो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है, यानी कि पंचायत और जो नगर के जो पालिकाएं हैं इत्यादि हैं, इनके साथ जो आम चुनाव के 100 दिन के अंदर ये चुनाव होगा। एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनेगा सबके लिए, ये बहुत आवश्यक है। वरना हम देखते हैं इसमें काफी हेरा फेरी की भी बातें आ गई थी। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सार्थक पहल है, ऐतिहासिक पहल है, ये स्वागत योग्य है। और इसमें जो खर्चे होते हैं, विकास की तो बात है ही, इतने बड़े तादाद में खर्चा होता है कि उसके हमारा अर्थव्यवस्था जिसमें कल्याणकारी योजनाओं पर आज इतना जरूरत है हमें संसाधनों की, उससे ये सब चीजें चुनाव के खर्चे पर डाइवर्ट हो जाता है। फोर्स को लगाना और बाकी सब चीजें इत्यादि, इन सब में बहुत खर्चा होता है। तो मैं समझता हूं कि हर दृष्टि से ये एक स्वागत योग्य कदम है और अब ये व्यापक चर्चा के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि एक आम सहमति इस देश में इसको लेकर होगी। अशोक टंडन जी, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे थे कि व्यापक विचार विमर्श और चर्चा के बाद ये निर्णय आया है और हमने देखा भी कि समिति ने काफी वक्त लिया और राजनीतिक दलों और स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और आपने जैसा कि शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया कि 1951 से 1967 तक चुनाव एक ही साथ होते थे। तो अब दोबारा से देश में जब इस तरह के चुनावों, एक राष्ट्र एक चुनाव की हम बात कर रहे हैं, इस निर्णय से भी अब ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में एक हमारे सामने इस मामले में ठोस नीतिगत प्रयास होने वाले हैं। तो कैसे आप भारतीय लोकतंत्र को और इससे सुदृढ़ होता हुआ पाते हैं? क्योंकि अगर रिपोर्ट की सिफारिशों में भी हम देखें तो चुनावों को, जैसा कि अभी केजी सुरेश जी ने बताया कि 2 चरणों में आयोजित करने की बात है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में इसमें पंचायत और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव। तो कैसे एक लोकतंत्र को और ज्यादा इससे सुदृढ़ होने में मदद मिलेगी और साथ ही चुनावों पर वहन होने वाले जो वित्तीय बोझ है उसको कम करने में इससे मदद मिलेगी? ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता। पिछले 6 दशकों में कभी किसी सरकार की इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। क्यों लगातार देश में चुनाव होते और जनता भी इससे त्रस्त है। तो एक इच्छा शक्ति दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिति बनाई थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में देश में पहले चर्चा नहीं हुई। हम अगर देखें तो लॉ कमीशन ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा का चुनाव हो तो सभी असेंबली का चुनाव हो और इनकी 5 वर्ष की आयु रहनी चाहिए समय सीमा। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में 2015 में कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए 2 फेज में इसके बारे में कोई आम राय बने। इस तरह की चर्चा बहुत बार हुई। चुनाव आयोग ने भी कई बार कहा है कि भाई ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि देश में सारा साल चुनाव चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको कार्यान्वित कैसे किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप इसको करेंगे कैसे। तो उसके लिए जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको पहल करनी पड़ती,
क्योंकि सबसे पहले कदम जैसे प्रधानमंत्री ने उठाया, तो अब आगे चलकर इस पर चर्चा भी होगी और इसमें जो अड़चने हैं, संवैधानिक अड़चने हैं, कानूनी अड़चने हैं, व्यवहारिक अड़चने हैं, क्योंकि अच्छाई की बातें करें तो बहुत सारी इसमें अच्छाई हैं, लेकिन समस्याएं भी इससे जुड़ी हुई हैं और उन समस्याओं का हल निकालने के लिए देश में एक सर्वसम्मति बननी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी, ऐसा मेरा मानना है, कि अपने राजनीतिक विचारधारा को साइड में छोड़कर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से इसमें राजनीति को अलग रखकर इस पर विचार करना चाहिए। अगर दलगत राजनीति में बढ़ेंगे कि इसका श्रेय कहीं नरेंद्र मोदी न ले जाएं, इसीलिए इसको हम नहीं होने देंगे, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। और दुनिया हमारे लोकतंत्र की ओर देखती है कि भारत में कैसे लोकतंत्र मजबूत है, और कई देशों में इस प्रकार के प्रचलन है कि वो साइमल्टेनियस पोल करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए जो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री ने दिखाई है, एनडीए ने दिखाई है, उसी इच्छा शक्ति के बल पर ही इसमें देश में एक सर्वानुमति बननी चाहिए और राजनीति इसमें से थोड़ी परे रखकर करेंगे, तभी हम इसमें देश की प्रगति में भी इसका सहयोग मिलेगा और आगे चलकर भारत का जो लोकतंत्र है वो और सक्षम बनेगा। केजी सुरेश जी, अभी हम राजनीतिक दलों के नजरिए से इस पर अभी चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक मतदाता की दृष्टि से हम देखें तो एक आम नागरिक, आम मतदाता इस निर्णय को या इस कैबिनेट के सिफारिशों की मंजूरी को कैसे ले? क्योंकि आपने जिक्र किया समान मतदाता सूची का भी, तो इस समान मतदाता सूची के बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हुए बताएं कि भारत के करोड़ों मतदाताओं की दृष्टि से ये कितना अहम निर्णय कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये बार बार चुनाव से जो आम नागरिक है वो भी त्रस्त रहा है, वो भी परेशान रहा है, और क्योंकि उसने देखा है कि बनते बनते सड़कें जो है आधे अधूरा सड़कों को छोड़ दिया जाता है, पुल को छोड़ दिया जाता है, काम ठप हो जाता है, और एक बार नहीं कई बार। तो वह भी चाहता है कि विकास की जो यात्रा है वो अविरल जो है वो बहती रहे, ऐसा न हो कि उसमें बीच में बहुत ज्यादा विघ्न आए। और दूसरा, जिस तरीके का खर्चा होता है उस खर्चे का एक हिस्सा भी अगर आपने विकास की योजनाओं में खर्च किया तो उसका लाभ आम व्यक्ति को ही मिलेगा। और दूसरा, देखिए आपने बताया कि जो इलेक्टोरल रोल की बात कही है, देखिए इलेक्टोरल रोल में कई बार हम देखते हैं, मैं तो मतलब मतदान केंद्रों में ऐसा मुझे कभी याद नहीं है जब मैं किसी मतदान केंद्र में गया हूं और कोई ना कोई बहस ना सुना हो कि भैया मेरा नाम क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। इसका ये कारण ये है कि हमने इलेक्टोरल रोल्स को जो है विधानसभा वाइज, हमने जो है पार्षद के चुनाव के हिसाब से हमने इस तरीके से तैयार किया हुआ है, लोकसभा के हिसाब से। यह बहुत आवश्यक है कि इलेक्टोरल रोल्स जो है वो एक समान बने, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे फर्जी एंट्रीज की बात होती है, विदेशी जिसे कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या अन्य जगह से आए हों, उनके बारे में बताया जाता है कि वो लोग जो है सिर्फ आधार कार्ड नकली बनवा के जो है अपने आप को इलेक्टोरल रोल में, और ये लोकतंत्र के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा का विषय है जब ऐसे लोग जो है अवैध तरीके से जो है हमारे इलेक्टोरल रोल में अपना जगह पा लेते हैं। लेकिन ये लाभ देश के हित में नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है, क्योंकि ऐसे तत्व जब चुनावी प्रक्रिया में आ जाते हैं और उनको सभी अधिकार मिलता है जो भारतीय नागरिकों को एक तरह से हम वंचित कर रहे हैं उनके अपने अधिकारों से, उनको जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उससे, तो मुझे लगता है कि जब एक समान जो इलेक्टोरल रोल की तैयारी होगी तब जो है उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हमको दिखने को मिलेगा। जहां एक तरफ आगे आने वाले समय में हम इससे लोकतंत्र की प्रक्रिया में सुधार होता हुआ देखेंगे, लेकिन जैसा कि अशोक टंडन जी ने एक बात का अहम जिक्र किया था कि जो चुनौतियां होंगी उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है और इस पर आम सहमति, सर्वसम्मति को बनाते हुए इसको लागू करने की ओर ध्यान होगा आने वाले समय में सरकार का। आगे निर्णय की ओर हम बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे एक बहुत अहम महत्वपूर्ण निर्णय, एक बड़े एलोकेशन के साथ सरकार ने
आज प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत योजना को मंजूरी दी है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को अहम समझा जा रहा है। अशोक जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत योजना, जैसा कि कहा जा रहा है कि देश के लगभग ऐसे 63,000 जनजातीय गांवों को विकास की धारा से जोड़ेगी, जहां तक अभी विकास पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। कैसे आप इस योजना को देखते हैं? 63,000 ट्राइबल मेजॉरिटी वाले जो गांव हैं या जो ट्राइबल विलेज हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में आते हैं, उसके लिए 69,000 लगभग 80,000 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति इस पे दी गई है। और ये जो मिशन है, इसको अब पूर्णता की ओर ले जाना है। तो ये जो आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये जो है मैं समझता हूँ कि जो विकास की जो धारा एक बह रही है और जिसको हम सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, उनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, उसको पूरी तरह से इसमें से निकालकर उनका उद्धार करना है। वो मेजॉरिटी जो ट्राइबल बेल्ट है, उसके लिए ये योजना चलाई गई है। क्योंकि भारत में जो जनजाति आबादी है वो लगभग 10.45 करोड़ है 2011 के हमारे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, और 705 ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो देश के सभी भागों में फैली हुई हैं और रिमोट एरिया में रहते हैं, जहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। तो जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की ये जो योजना बनी है, इसका लक्ष्य भी यही है कि सब तरह से पहुंचा जाए। और ये जो इसके लिए सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शिक्षा का चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए, ये सब जो सरकार की स्कीमें हैं, इनका कन्वर्जेंस करने के लिए और इन स्थानों तक, इन क्षेत्रों तक पहुंचने की जो एक सर्वमान्य योजना है, विकास है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, पूरे ट्राइबल एरिया की और ट्राइबल कम्युनिटीज की, उनको ये जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भी इसी योजना के अंतर्गत आता है। तो ये योजना जो है, इसको 25 इसमें जो है वो बनाए गए हैं पखवाड़े। इसके लिए 17 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इसमें सहयोग करने वाली, और हर मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये इतनी जो बिल्कुल एम्बिशियस स्कीम है, और उसको अगले 5 साल तक इसको पूरी तरह से इसको हमने देश में सरकार इसको लागू करेगी और इसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करेगी। केजी सुरेश जी, आपसे भी हम इस योजना के संबंध में टिप्पणी लेना चाहेंगे कि 79,000 रुपए की एलोकेशन की ये योजना, जिसमें लगभग 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शेयर केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार भी इसमें शामिल है, जो ऐसे जनजातीय गांव जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां पर पक्के घर से लेकर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और भी तमाम सड़क, स्कूल और कनेक्टिविटी, इंटरनेट, मोबाइल जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको दिया जाना कितना अहम है और किस तरह से इस योजना के तहत आने वाले समय में जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो और ज्यादा सशक्त होंगे। खासकर अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पूरा एक रेड कॉरिडोर खड़ा हो गया, एक जिसके अंतर्गत जो है पूरा एक नक्सलवाद जैसे जो है चीजें बढ़ गई, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में, जो एक देश के लिए बड़ा खतरा बन गया, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि इसका इस विकासहीनता का या विकास के अभाव राजनीतिक एजेंडे के तहत। लेकिन अगर उसको खत्म करने के लिए मात्र प्रतीक काफी नहीं है, प्रतीक अपनी जगह महत्वपूर्ण है। देश का पहला जनजातीय जो है राष्ट्रपति पहली बार हम वर्तमान सरकार ने दिया जब द्रौपदी मुर्मू जी हमारे जो है राष्ट्राध्यक्ष बनी। लेकिन मात्र वो प्रतीक तक सीमित नहीं है, इसको हमें जमीनी स्तर पर इसको अमली जामा पहनाना है। तो किस तरीके से 100% इसका जो है ये जितने भी योजनाएं हैं इनको एक साथ इंटीग्रेट करके इनको किस तरीके से उसका लाभ हमारे जनजातीय बंधुओं को पहुंचाया जा सकता है, इस दिशा में ये सार्थक कदम है। इसमें जैसे कि बताया गया, इनके घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है उनको घर प्रदान, पक्का घर जो है, छत जो है वो उनको प्रदान किया जाएगा, वरना कच्चे झोपड़ियों में रहते काफी क्षेत्रों में।
इसके बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत इनको जो है पोर्टेबल वाटर यानी कि पेयजल की सुविधा जो है, जिसके कारण कई बीमारियां आती है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है वो और यही नहीं, इनको जो है बिजली की व्यवस्था किया जाएगा। इनके स्वास्थ्य को देखते हुए आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो उनको प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से जो है, जो सड़कें हैं, जो ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके तहत इनके गांवों को शहरों के साथ, कस्बों के साथ, स्थानीय मोहल्लों के साथ, बाजार के साथ, ताकि ये अपने उपज को जो है ये अपने स्थानीय हाट में बेच सकते हैं, उसके लिए। और आज के तारीख में कहते हैं जो मूलभूत सुविधाएं उसमें रोटी, कपड़ा, मकान और डेटा, तो इसमें जो है ये भारत नेट के तहत जो है इनको मोबाइल कनेक्टिविटी भी प्रदान करने का जो है इसी के अंदर योजना है, जिसमें इंटरनेट भी उन तक पहुंचे, तब जाके ई गवर्नेंस, ई मंडी जैसे जो योजनाएं उसको लागू की जा सकती है। और तो हेल्थ हुआ, पोषण एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों के जो हमारे पहले हमने देखा कि पहले कहते थे कि बोलांगीर, कालाहांडी जो जिले हैं उड़ीसा में, उनको सबसे पिछड़ा माना जाता था, कई बार सोमालिया और इथियोपिया के साथ जो है उनकी तुलना की जाती थी। लेकिन आज जो है वहां के पोषण पर बहुत ज्यादा जो पौष्टिक आहार बच्चों को मिड डे मील स्कीम और इत्यादि के तहत जो है उनको प्रदान किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन है, समग्र शिक्षा है, और इसी तरीके से इनको किस तरीके से इनके स्किल को, इनके जो दक्षता है उसको जो है बढ़ाया जाए, ताकि चाहे वो वीविंग हो, बुनाई का काम हो, या जिस भी मास्टर क्राफ्ट्समैन हो, इनमें उनको जो है तैयार किया जाए, ताकि इनके स्किल इंडिया के तहत जो है इनको हम इनके कौशल विकास उस दृष्टि में हम लोग काम करें। और इसी तरीके से होम स्टे, पर्यटन, ये पशुपालन का इनका बड़ा काम रहता है जनजातीय क्षेत्रों में, उनको नए नए टेक्नोलॉजी से उनको अवगत कराएं, उनको शिक्षित करें। मछुआरा जो आपका फिशरीज है उसमें जो है फिशिंग के माध्यम से किस तरीके से वो जो है आय अर्जित कर सकते हैं, इस दिशा में भी जो है अच्छे शिक्षा मिले, यूनिवर्सलाइजेशन हो, उसका समग्र शिक्षा अभियान हो, और इनके जो हेल्थ का इस तरीके से सभी कुछ जो है ये प्रधानमंत्री के जो गति शक्ति पोर्टल है उसमें गैप्स को आइडेंटिफाई करके जो है उसमें इंक्लूड किया गया, और उसमें कई मंत्रालयों को इन सबको मिलाकर इनके सभी प्रयासों को एक मंच के नीचे लाकर इनके समस्याओं का समाधान करते हुए इनके लिए कल्याण करके राष्ट्र के मुख्य धारा में इनको लाने का एक बहुत सार्थक प्रयास पर आज जो है हरी झंडी दी है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जरूर। अक्सर ये बात आती है कि ये सरकार की जो इतनी परियोजनाएं और योजनाएं चलती हैं, ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक उसमें फंस जाती हैं और सचमुच में जमीन पर प्रगति दिखाई देती नहीं है। उसके लिए इसमें आज कैबिनेट ने ये भी निर्णय किया कि ये सारी मिशन को, ये सारी जो योजनाएं हैं, अभियान हैं, इनको पीएम गति शक्ति का जो पोर्टल है वो इसको मॉनिटर करेगा, देखेगा, और इसकी जो व्यवहारिक और आर्थिक दृष्टि से उसको भी मॉनिटर करेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति का जो पोर्टल है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का जो ये पोर्टल है, ये इस पर निगरानी रखेगा, नजर रखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कहाँ पैसा दिया और कहाँ पहुंच नहीं रहा है। तो ये नहीं है कि ये योजना बनाकर छोड़ दी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ सीधी नजर प्रधानमंत्री गति शक्ति जो पोर्टल है वो इसके हर विभाग, हर योजना के कार्यान्वयन और उसकी प्रगति पर नजर रखेगा लगातार, तभी तो ये 5 साल में ये जो लक्ष्य है इसकी प्राप्ति हो पाएगी। कुछ और अहम निर्णयों की अगर हम बात करें अशोक टंडन जी, आपसे अगर मैं पूछूं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के संबंध में भी आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें कि जो उर्वरकों से संबंधित सब्सिडी है उसमें लगभग 24,000 करोड़ रुपए के आवंटन को उन्होंने मंजूरी दी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उर्वरकों की जो दुनिया में कीमत है उसमें भारत के किसानों को उससे सुरक्षित रखने के लिए कैबिनेट ने जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है उसको मंजूरी दी है। इसके अलावा किसानों की आय के संबंध में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा जिसे कहा जा रहा है, इसको भी मंजूरी दी है। तो इन कार्यक्रमों और इन योजनाओं के संबंध में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संवर्धन अभियान जो है पीएम आशा, उसको लगा और आगे बढ़ाने का भी निर्णय किया है। ये लागू रहेगी और इसके अंतर्गत जो किसानों को इनका जो मूल्य है, रिम्यूनरेटिव प्राइस जिसको हम कहते हैं, वो मिलेगा, और इसके साथ साथ
उनकी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं लोगों तक पहुंचने की, उनकी कीमतों पर भी नजर रखने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया है। और 35,000 करोड़ जो 15वें फाइनेंस कमीशन की साइकिल 2025 और 26 का जो आउटले इसमें दिया गया, उसको दिया गया है, उसका भी प्रावधान है। और प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है पीपीएफ और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो स्कीम है जो पीएम आशा के अंतर्गत आती है, उनसे जो किसानों को जितना भी एक तरह से लाभ दिया जा सके और उपभोक्ताओं को भी जो उसका लाभ हो, उसके बारे में भी। तो जो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ पीएम आशा जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा जो इसमें इंटरेक्टिवनेस लाने के लिए और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये केवल किसानों को उनका रेम्यूनरेटिव प्राइस ही नहीं देगा, लेकिन उनके जो प्रोड्यूस हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनके कीमतों में भी उनको उसमें लाभ पहुंचे और जितनी एसेंशियल कमोडिटीज भी हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी रहे, अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबिलिटी रहे। ये सारी चीजों के बारे में आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, जैसे कि दालें हैं, तिलहन है, कोपरा, इनके जो एमएसपी हैं, इनकी प्राइस सपोर्ट स्कीम अब 25% ये नेशनल प्रोडक्शन और इनकी क्रॉप को 2024 और 25 में, इन सब मामलों में बहुत विस्तार से आज चर्चा की गई है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने बायो फाउंड्री के विकास के संबंध में भी एक अहम निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इस संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। बायो E3 के फॉलोअप में आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अप्रूव हुआ है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,197 करोड़। इसमें फाउंड्री डेवलप करेंगे जिसमें किसी भी इन सब एलिमेंट्स में कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है कोई स्टार्टअप या कोई एकेडमिया, तो उसको लैब के बाद में जो नेक्स्ट लेवल लाना है उसके लिए फाउंड्री में सपोर्ट मिलेगा। ये कॉमन फैसिलिटी होगी, कोई भी आके अपना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकता है और उसको स्केल अप करने में उससे मदद मिलेगी। अंत में केजी सुरेश जी, आपसे मैं एक और निर्णय पर टिप्पणी लेना चाहूंगा क्योंकि आपका शिक्षा जगत से जुड़ाव रहा है। सरकार ने आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों की तर्ज पर एक और ऐसे संस्थान को स्थापित करने को मंजूरी दी है जिससे देश में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। कमल जी, आज जो बड़ा फैसला है इसको एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब आ जाएगा। यानी कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये। यानी कि नेशनल सेंटर फॉर AVGC XR ये जो है ये उन क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, क्योंकि अब मीडिया सैचुरेशन पॉइंट पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और इनकी बात करते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आप देखेंगे इतने बड़े संख्या में एनिमेशन की फिल्में बन रही है, लेकिन ज्यादातर फिल्में विदेशों में बन रही है। ज्यादातर कॉमिक्स और कार्टून्स, एनिमेशन जो है हमारे बच्चे भी जो देखते हैं वो विदेशी कार्टून्स देखते हैं, जापान के, कनाडा के। लेकिन भारतवर्ष के अपना जो है अंदर ये टैलेंट को एक अवसर मिले, क्योंकि इसमें इतने नौकरियों का गुंजाइश है, लेकिन उस अनुसार यहाँ शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है। इसमें अब ये जो निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत लगभग फिक्की के ही अनुसार जो है कई हजार रोजगार है, लेकिन उसके अनुसार हमारे पास मानव संसाधन नहीं है। उसकी आपूर्ति के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं समझता हूं कि इसका शीघ्र क्रियान्वयन हो और उसका लाभ निश्चित ही भारत में बेरोजगारी के लिए, और यही नहीं, स्टार्टअप का बहुत बड़ा जो है इसमें प्रावधान दिया गया है, जिसमें जो है हम लोग इसको स्टार्टअप इस सेक्टर में जो है उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह सब इस नेशनल सेंटर से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और इसका निश्चित ही वैश्विक स्तर पर भी इसका स्वागत होगा। अंतरिक्ष से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं आज। चंद्रयान 4, गगनयान, शुक्र की कक्षा में बना, उनको भी हम आज समय की अभाव के कारण विस्तार से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज ये भी जो अंतरिक्ष से संबंधित आज फैसले हुए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का। विस्तार से केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर आप दोनों ने हमारे साथ चर्चा की और विश्लेषण किया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।